मित्रों, आज हम मृच्छकटिकम के नवम अंक को लेकर के उपस्थित हूं और इस अंक में एक प्रकरण चल रहा है और वह प्रकरण है न्यायालय का। जैसा हम शुरू से इस बात की चर्चा निरंतर करते आते रहे हैं कि लोक साहित्य का मृच्छकटिकम जैसा सुंदर उदाहरण मिलना सुदुर्लभ है। जिस तरह से लोक परंपरा, समाज को जिस ढंग से इसमें चित्रित किया गया है, सामाजिक व्यवहार को जिस प्रकार इसमें उकेरा गया है, ऐसा अन्यत्र हम किसी नाटक में नहीं प्राप्त करते हैं। वस्तुतः लोक जीवन को आधार बना करके संस्कृत साहित्य में लिखे जाने वाले काव्यों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हमने डिवाइन कैरेक्टर को अपने साहित्य का आधार बनाया। लेकिन मृच्छकटिकम कर्ता ने सर्वप्रथम हम पाते हैं कि एक सामान्य समाज के रहने वाले सामान्य व्यक्ति के जीवन के आधार पर उस सामान्य समाज का सामान्य चित्रण किया है। विशेष हम इसलिए नहीं कहेंगे कि विशेष एग्जैजरेशन हो सकता है, लेकिन सामान्य सहज होता है। कोर्ट का सीन चल रहा है, न्यायालय का सीन चल रहा है, वसंत सेना की तथाकथित हत्या का केस चल रहा है। यद्यपि हत्या जो है इसका प्रतिनायक ने किया है, लेकिन वह अपना दोष इस नाटक के, इस प्रकरण के नायक के ऊपर मढ़ दिया है, चारुदत्त के ऊपर जड़ दिया है। चारुदत्त अपने कह सकते हैं कि पक्ष में या अपने विपक्ष में, अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए यद्यपि इमोशनल बातें करता है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, या यूं कहें कि वह उतना एक मजबूत चरित्र नहीं है, वो दृढ़ चरित्र नहीं है कि भरी सभा में, उस न्यायालय में वह हीमैन की तरह उसका विरोध करें। क्योंकि साथ, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि वह एक साधारण चरित्र है, और साधारण चरित्र जब होता है तो उसमें नेतृत्व का वह सामर्थ्य कम होता है जो दुष्यंत में है, जो कृष्ण में है, या जो राम में है। तो वह विरोध नहीं कर पाता, वो प्रतिवाद नहीं कर पाता, यहां तक कि जो प्रतिवादी का आरोप है उसको भी वो पूरी तरह से निराकृत नहीं कर पाता। लेकिन दूसरे ढंग से एक संयोग भी ऐसा बनता है कि वो सारा का सारा संयोग उस चारुदत्त के विरुद्ध ही बनता चला जाता है। एक से एक जो भी गवाह कह लें, साक्ष्य हैं, वो भी उसके समर्थन में उस प्रकार के विचार, उस प्रकार की बात को सिद्ध नहीं कर पाता जिससे कि यह पता चले कि चारुदत्त जो है वो निर्दोष है। और हम आप सभी जानते हैं कि चारुदत्त निर्दोष है। हम नाटक के अवसान को भी जान रहे हैं, परिणति को भी जान रहे हैं कि अंत में चारुदत्त को कह सकते हैं कि मोक्ष मिलना ही है, उसको छुटकारा मिलना ही है, उस दोष से मुंचन मिलना ही है। लेकिन जो संघर्ष है नायक का, एक कह सकते हैं कि जो उस दौरान, जो उस अवधि में जो उसकी मनस्थिति है, उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण नाटककार ने किया है। और उसी के टेक्स्ट को हम लोग, 9वें अंक के टेक्स्ट को हम पढ़ रहे हैं। उससे पूर्व शकार के बारे में सारी बातें होती है। शकार का डायलॉग है, हम हो अधिकरण भोजकाः किम यूयम पक्षपातेन व्यवहारम पश्यत येनाद्याप्येष हताश चारुदत्त आसने धार्यते। वो एक तरह से एलिगेशन लगा रहा है न्यायालय में, न्यायाधीश के ऊपर में कि अरे ओ न्यायाधीश, अधिकरण भोजकाः किम यूयम पक्षपातेन व्यवहारम पश्यत, कि क्यों तुम पक्षपात से इस न्यायालयीय व्यवस्था को देख रहे हो, इस मुकदमा को देख रहे हो। ये न अद्यापि एष हताश चारुदत्त आसने धार्यते, जिसका कारण है कि अभी भी यह चारुदत्त जो है वो आसन पर बैठा है। क्या दोष है इसमें, इस कथन में ऐसी क्या बात है? क्यों नहीं शकार ये कहेगा? क्योंकि जो भी अभियुक्त होता है ना, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा होता है, वो भले ही निर्दोष क्यों ना हो, न्यायालय जब तक उसे निर्दोष सिद्ध नहीं कर देता तब तक उस अभियुक्त को आसन नहीं दिया जाना चाहिए कोर्ट में। उनको या तो कटघरे में या किसी एक जगह उनको खड़ा रहना है, लेकिन उनको सम्माननीय आसन दिया है न्यायालय ने। तो उस दृष्टि से, उस व्यवस्था की दृष्टि से शकार गलत नहीं है। हम आप सभी जानते हैं कि शकार प्रतिनायक है, वो अपना सारे टेंट्रम्स को यूज करेगा। यहां पर वह कोशिश करेगा कि चारुदत्त को छल कपट से दोष उसके ऊपर सिद्ध हो।
तो वहां पर इसके शकार के इस कथन में, इस भूमिका में दोष नहीं है, लेकिन चूंकि शकार धूर्त है इसलिए इसके कथन में भी एक प्रकार से न्यायालय में न्यायाधीश के ऊपर दबाव बनाने का यह एक उपक्रम सा दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कहता है कि ये जो चारुदत्त जिसको आपने आसन पर बिठा रखा है उसको इस आसन से उतारा जाए और उसको सामान्य जगह पे खड़ा कहने के लिए दिया जाए। जो न्यायाधीश है अधिकरणिक, वो अपने एसोसिएट से जो शोधनक एंड ऑल है उनसे पूछता है कि भाई बताओ मैं क्या करूं। भद्र शोधनक एवं क्रियताम, कि उनको आदेश देता है कि ऐसा करो। कैसा करो? अर्थात जैसा शकार ने कहा है कि चारुदत्त को आसन से उतार दो, तो आप जाकर के चारुदत्त को कहो कि आप आसन से उतर जाए, उनको आसन से उतार दो। सीट पर जो बैठे हुए वो सीट से उनको हटने के लिए कहो। शोधनकस तथा करोति, शोधनक न्यायाधीश के उस आदेश का पालन करता है और वह जाता है चारुदत्त को उस आसन से उतारने के लिए। चारुदत्त भी कहता है विचार्यताम भो अधिकृता, विचार्यताम, कि अरे न्यायाधीश महोदय आप लोग जरा इस पर विमर्श करें, चिंतन करें कि आप जो मेरे साथ कर रहे हैं वह उचित कर रहे हैं या नहीं। अर्थात मैं निर्दुष्ट हूं और मेरे उस निर्दोष पर आप विचार करें, मेरी निर्दुष्टता पर विचार करें, मुझे किसी प्रकार का दंड न दें, इसीलिए विचार्यताम विचार्यताम। बल्कि हम इसको ये नहीं कहेंगे कि वह आसन से उतारे जाने का प्रोटेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कह करके चारुदत्त उस आसन से उतर जाता है और जमीन पर बैठ पड़ता है। देखिए, यदि चारुदत्त के समग्र नायकत्व, समग्र चरित्र के रूप में हम चर्चा करें, चिंतन करें, तो चारुदत्त के द्वारा भूमि पर बैठा जाना कोई ऐसी अवमानना नहीं है चारुदत्त जैसे चरित्र का, क्योंकि चारुदत्त अपने जीवन में आज की स्थिति में एक विशिष्ट से सामान्य नागरिक बन चुका है, जिनका तत्काल कोई स्टेटस नहीं था। हाँ, शुरू में यह बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत दानी था, बहुत प्रतिष्ठा थी इनकी कीर्ति थी, और उन्हीं के यश, कीर्ति और सहजता, सहृदयता के कारण वसंत सेना इस पर अनुरक्त हुई हैं। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, उनकी सारी चीजें धूमिल पड़ गई है। ना उनके पास धन है, ना संपत्ति है, ना स्वजन है, ना परिजन है, ना नौकर है, ना चाकर है जो उनके पक्ष में खड़ा होकर के किसी भी प्रकार का उनके समर्थन में बात करे। अस्तु, शकार मन ही मन खुश होकर के कहता है स्वगतम सहर्षम नर्तित्वा। अब ये देखिए, ये एक बड़ा विचित्र सा विषय है कि देखिए स्वगतम तो सही है, लेकिन सहर्षम नर्तित्वा यह एक संदेह उत्पन्न करता है। यानी चारुदत्त को आसन से उतारा जाना ही मानो शकार के लिए विजय है, और शकार मानो एक प्रकार से उस संभावित या असंभावित विजय का स्मरण करके नृत्य करने लगता है न्यायालय में। इसीलिए ब्रैकेट में आप पाएंगे लिखा हुआ है सहर्षम, यानी प्रसन्नता पूर्वक, नर्तित्वा अर्थात नाच करके, डांस करके, खुशी से उछल करके। शकार कहता है अनेन मया कृतम पाप मन्यस्य मस्तके निपतितम। अपने मन में कहता है कि इस व्यवहार से, किस व्यवहार से? चारुदत्त को उसके उस सम्माननीय आसन से उतरवा करके मैंने, यानी मया कृतम पापम, मेरे द्वारा जो किया गया पाप है, अर्थात मैंने जो वसंत सेना की हत्या की है, उस हत्या का दोष अन्यस्य मस्तके निपतितम, दूसरे के मत्थे मैंने मढ़ दिया। यानी हत्या तो मैंने की, पाप तो मैंने किया, दुष्कर्म मैंने किया, लेकिन चलो बड़ी ही चालाकी से, चतुराई से, अपने प्रभाव का प्रभाव दिखाते हुए मैंने किसी अन्य के मस्तक पर, अन्य के माथे पर यह पाप मढ़ दिया। तद्यत्र चारुदत्त उपविशति तन्नाहम उपविशामि। ठीक है कि तत्राहम उपविशामि, तन्नाहम नहीं, तत्राहम उपविशामि, कि जिस जगह पे चारुदत्त बैठा था, चलो अब मैं उस जगह पे बैठता हूं। अर्थात उस जगह की महिमा और गरिमा यह है कि जो उस जगह पे बैठा था, या वो जो स्थान है, वह जो कुर्सी है, वह जो आसन है,
वह निर्दोषों के लिए होता है। तो अभी तक चारुदत्त वहां बैठा था, न्यायाधीश ने चारुदत्त को वहां से उतरवा दिया, अर्थात चारुदत्त दोषी हो गया। और चूंकि चारुदत्त दोषी हो गया, इसलिए मैं शकार अब उस चेयर पे बैठने की योग्यता रखता हूं, अर्थात अब मैं निर्दोष हो गया हूं, मैं दोषी नहीं रह गया, इसलिए तत्राहम उपविशामि, अब मैं वहां जाकर के बैठता हूं। तथा कृत्वा, और ऐसा करके चारुदत्त वहां जो शकार है उस आसन विशेष पर जाकर के बैठ जाता है और उस आसन पर बैठ करके फिर चारुदत्त को टीज करता है, चारुदत्त के इमोशन को ब्रेक करता है और कहता है, चारुदत्त पश्य पश्य माम तद भण भण मया मारिता इति। अरे ओ चारुदत्त, अब देख, मुझको देख, और तुम अब कहो कि तुमने उस वसंत सेना की हत्या की है, या तुम ये बोलो कि क्या मैंने वसंत सेना की हत्या की है। अर्थात दोनों स्थिति में, दोनों अनुवाद में, दोनों विश्लेषण का एक ही अर्थ निकलता है कि चारुदत्त, दोषी मैं नहीं, अब दोषी तुम हो। चारुदत्त कहते हैं भो अधिकृता, अर्थात जो न्यायाधीश है उस न्यायाधीश को चारुदत्त एड्रेस करता है और अपना फिर वो पॉइंट रखता है। इससे पूर्व उस पॉइंट के ऊपर में हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसमें वो अपनी निर्दुष्टता होने का और शकार की उच्छृंखल होने का वो बार बार दोहराता है कोर्ट में, और बार बार वो कहता है और उस न्यायाधीश को बताने की कोशिश करता है कि यह जो शकार है, यह शकार सीधा साधा व्यक्ति नहीं है, यह बड़ा ही खूंखार है, यह बड़ा ही दुष्ट है, बड़ा ही छली है, बड़ा ही कपटी है, इसलिए सर प्लीज इनकी बातों पर विश्वास न करें। और फिर मन ही मन कहता है वह, मैत्रेय भोह किमिदमद्य ममोपघात, हा ब्रह्मणि द्विजकुले विमले प्रसूता, हा रोहसेन हि न पश्यसि मे विपत्तिम मिथ्यैव नंदसि परव्यसनेन नित्यम। हे मैत्रेय, मित्र मैत्रेय, देखिए अभी मैंने अपनी चर्चा के क्रम में यह आप लोगों को बताने की कोशिश की कि चारुदत्त के जीवन में कोई सहायक नहीं है। हालांकि ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई तो उनके आप्त होते हैं, लेकिन वो आप्त इतने मजबूत नहीं हैं कि वो इनके समर्थन में कोई विरोध या कोई समर्थन में कोई बात कर सके। तीन हैं इनके जीवन में, इनकी पत्नी धूता, पुत्र रोहसेन और मित्र मैत्रेय। तो इन तीनों को वह स्मरण करता है, क्योंकि चारुदत्त के मन में यह बात धर सी गई है, इस बात ने स्थान बना ली कि अब मैं दोषी हो गया हूं सिद्ध, अब मुझे कोई इस दोष से नहीं बचा सकता। इसलिए वह स्मरण करता है अपने मित्र मैत्रेय को और कहता है, किमिदमद्य ममापघात। अरे मित्र मैत्रेय, ये कौन सी आपदा मेरे ऊपर आ पड़ी, ये कौन सी विपदा मेरे ऊपर आ पड़ी, ये मेरे शरीर पे ये कैसा आघात हो गया। फिर वो अपनी पत्नी को, हे ब्राह्मणी द्विज कुले विमले प्रसूता, ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाली हे मेरी पत्नी धूता, हा रोहसेन हि न पश्यसि मे विपत्तिम, मेरे पुत्र रोहसेन, क्या तुम मेरी विपत्ति को नहीं देख पा रहे। मिथ्यैव नंदसि परव्यसनेन नित्यम, तुम झूठ मूठ के तुम लोग दूसरे की प्रसन्नता से अपने को प्रसन्न करते रहे हो हमेशा। देख आज मैं किस महान विपत्ति में आकर के फंस गया हूं, मेरे मित्र मैत्रेय, मेरी पत्नी धूता और मेरा पुत्र रोहसेन। आओ देख, अपने पिता को देख, अपने पति को देख और अपने मित्र को देख। हम झूठ मूठ के नित्य प्रति दूसरों की प्रशंसा में, दूसरों की सुख में हम प्रसन्न होते रहे, और दूसरों के सुख में, दूसरों की प्रशंसा में ही प्रसन्न होने वाले मेरे जैसे व्यक्तित्व के ऊपर में ये कौन सी विपत्ति आ पड़ी है। आ और देख, मेरी सहायता कर। फिर वो मन ही मन कहता है, देखिए व्यक्ति के ऊपर में जब मुसीबत आती है तो किसी न किसी प्रकार से अपने मानसिक विश्रांति के लिए वो तर्क उत्पन्न करते हैं। काश, अब देखिए, जो व्यक्ति तैरना नहीं जानता वह भी अगर तालाब में डूब रहा होता है तो अपना हाथ पैर बचने के लिए चलाता ही है।
उसी प्रकार इस न्यायालय में, न्यायालय रूपी सरोवर में, तालाब में डूबते हुए चारुदत्त अपने हाथ पैर को मार रहा है डूबने से बचने के लिए, अर्थात अपने मित्र, अपनी पत्नी और अपने पुत्र का स्मरण कर रहा है। अब वो कहता है कि देखिए मैंने क्या किया, अपने मन में सोचता है, मित्र मैत्रेय को स्मरण करता है कि प्रेषितश्च मया तद् वार्तान्वेषणाय मैत्रेयो वसंत सेना सकाशम शकटिका निमित्तम च तस्य प्रदत्तान्यलंकराणि प्रत्यर्पयितुम, कि मैंने अपने मित्र मैत्रेय को उस सूचना के अन्वेषण के लिए भेजा था। क्या? किसके पास? वसंत सेना शकासम। मैंने वसंत सेना के पास मित्र मैत्रेय को भेजा था। क्यों भेजा था? शकटिका निमित्तम, जो गाड़ी है उस गाड़ी के प्रयोजन से। अब इस घटना को हम जानते हैं, मैं आगे के वाक्य को पूरा करके फिर उस पर टिप्पणी करता हूं कि च तस्य प्रदत्तान्यलंकरणानि प्रत्यर्पयितुम, कि उनको जो उन्होंने जो शकटिक, जो गाड़ी के निमित्त जो उन्होंने अपने सारे आभूषण उतार करके दिए थे रोहसेन को, उस रोहसेन वाले आभूषण को लौटाने के लिए मित्र मैत्रेय के हाथ से अपने उसी मित्र मैत्रेय को हमने वसंत सेना के पास भेजा था। समग्र घटना यह है, आप लोग बखूबी जानते होंगे कि छठे अंक में जब रोहसेन रोता है मिट्टी की गाड़ी के लिए, तो वसंत सेना का मातृत्व उभरता है और उस मातृत्व के वात्सल्य के अधीन वह वसंत सेना अपने सारे आभूषण उस मिट्टी की गाड़ी में रोहसेन के लिए दे देती है। लेकिन चारुदत्त जैसा जो व्यक्तित्व है, इस प्रत्युपकार को स्वीकार न करके अब जब लगा कि अब इस आभूषण का उपयोग हो गया है, तो उन सारे आभूषणों को वसंत सेना के पास पहुंचा दिया जाना चाहिए। और यही करता है चारुदत्त, और मैत्रेय के हाथों वे सारे के सारे आभूषण लौटाता है। उसी की प्रतीक्षा कर रहा है चारुदत्त और कहता है कि तत्कथम चिरयते, मेरा वो मित्र मैत्रेय क्यों देर कर रहा है, क्यों विलंब कर रहा है, क्यों नहीं जल्दी से आ रहा है, कहां अटक गया मेरा मित्र। मित्रों, लेकिन देखिए कभी कभी हम जानते हैं, हम आप आम जीवन में ऐसा खेल खेलते हैं कि जिसको याद किया अचानक वो सामने आ जाए, कितनी प्रसन्नता होती है। और हम यही कहते हैं कि अभी अब तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे, तुम तो वर्षों जियोगे। ठीक वही स्थिति यहां पर आ रही है कि बड़े ही शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से चारुदत्त मित्र मैत्रेय का स्मरण कर रहा होता है कि उसी बीच वो मित्र मैत्रेय आभूषण लेकर के वहां पहुंचता है। और आप देखेंगे कि ब्रैकेट में ततः प्रविशति गृहीताभरणो विदूषक, और उसके बाद क्या है कि हाथ में आभूषण लिया हुआ विदूषक प्रवेश करता है। विदूषक प्रवेश करता है। विदूषक को अभी ये नहीं मालूम कि चूंकि हम मंच पर यह घटना दिखा रहे होते हैं, तो विदूषक अभी जहां प्रवेश किया है वह न्यायालय नहीं है, वो न्यायालय का बाह्य स्थल होगा। अर्थात एक ही मंच पर हम दो सीन हम क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। एक सीन तो न्यायालय का है और दूसरा सीन जो है एक सामान्य जगह है जहां पर कि विदूषक आता है। और विदूषक उसी बात को दोहराता है जो अभी चारुदत्त ने अपने स्वगतम में कहा था कि प्रेषितोस्मि आर्य चारुदत्तेन वसंत सेना सकाशम, कि मैं अपने मित्र चारुदत्त के द्वारा वसंत सेना के पास भेजा गया था। आम भाषा में अगर ये कहें कि मेरा मित्र चारुदत्त ने मुझे वसंत सेना के पास भेजा था, तत्र अलंकरणानि गृहीत्वा, और वहां पर भेजा था किस कार्य के लिए? अलंकरण अर्थात आभूषण लेकर के। और कहा था कि आर्य मैत्रेय वसंत सेनया वत्सो रोहसेन आत्मनोलंकारेण अलंकृत्य जननी सकाशम प्रेषितः। कहता है कि आर्य मैत्रेय, हे मित्र मैत्रेय, कि वसंत सेना के द्वारा पुत्र रोहसेन आत्मनः अलंकारेण अलंकृत्य, यानी हमारे पुत्र रोहसेन को अपने अलंकार से अलंकृत करके, अर्थात वसंत सेना ने
रोहसेन को अपने सारे आभूषण से अलंकृत कर दिया था, सजा दिया था, और जननी सकाशम प्रेषितः, वसंत सेना ने रोहसेन को अपनी मां धूता के पास भेजा था। अस्याह आभरणम दातव्यम, इसलिए अस्याह यानी उस स्त्री का अर्थात वसंत सेना का जो ये आभूषण है उसे जाकर के लौटा देना, न पुनर्ग्रहीतव्यम, और दोबारा नहीं लेना, तत्समर्पय, इसलिए जाओ और उनको सौंप दो। तद यावत वसंत सेना सकाशमेव गच्छामि, इसलिए अब हम वसंत सेना के पास ही जाते हैं, यानी अब मैं उसी आभूषण को लेकर के अब वसंत सेना के पास जा रहा हूं। परिक्रम्य अवलोक्य च आकाशे, चूंकि मंच है और हम एक जानते हैं कि थिएट्रिकल डिसिप्लिन होता है, थिएट्रिकल लैंग्वेज होता है, और क्या होता है कि हमें उसी जगह पे कई कई भिन्न जगहों के दृश्य को उपस्थित करना होता है अपने एक्टिंग से। विदूषक वहीं घूमता है और घूम करके एक दृश्य क्रिएट करता है जहां पर कि ऐसा लगता हो कि कोई उसको आवाज दे रहा है। तो इसलिए आकाशे है, वो आकाश की ओर देखेगा और उसको लगेगा कि कोई आवाज दे रहा है। कथम भाव रेभिलः, ऐसा लग रहा है कि कोई उसको रेभिल जो है उसको विदूषक को कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। अब ये रेभिल कौन है आप लोग सभी जानते हैं। रेभिल एक गायक है जो कि बहुत सुंदर गायक है, और यदा कदा चारुदत्त और विदूषक इनके यहाँ इनके गाना को सुनने के लिए जाया करते थे। अगर आपको स्मरण में हो, जो प्रथम अंक है उस प्रथम अंक में ये भाव रेभिल जो है ये हमारे सामने पहली बार आते हैं, और इन्हीं की चर्चा से वसंत चारुदत्त और विदूषक के बीच का जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, नाटक का संवाद प्रारंभ होता है प्रस्तावना के बाद। तो कहता भो भाव रेभिल किम निमित्तम उद्विग्न इव लक्ष्य से, अरे भाई क्या कारण है कि तुम इस तरह से बेचैन से दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता की बात क्यों है, तुम्हारी आवाज में वो चिंता क्यों दिख रही है, क्या बात है तुम हे भाव रेभिल, हे मित्र रेभिल, तुम क्यों इस तरह से बेचैन दुखी इस तरह से लग रहे हो। उधर से फिर आवाज आएगा, यद्यपि रेभिल स्थान पर नहीं है, ना ही रेभिल ऊपर है, तो उसी को इनेक्ट करेगा विदूषक और कहता है किम भणसी, क्या कह रहे हो कि प्रिय वयस्य चारुदत्तोधिकरण मंडपे आहूतः, कि मेरे प्रिय मित्र चारुदत्त को न्यायालय में बुलाया गया है। यानी दूसरे शब्दों में उस विदूषक को एक बाहर से किसी व्यक्ति से यह सूचना मिलती है कि चारुदत्त को कुछ लोग न्यायालय ले गए। मित्रों देखिए, हम आप सभी बखूबी जानते हैं, अगर घर में पुलिस आ जाए तो सबका कान खड़ा हो जाता है, पूरे मोहल्ले का कान खड़ा हो जाता है, भले ही वह पुलिस आपका मित्र क्यों ना हो, लेकिन चर्चा चलने लगती है अरे भाई क्या बात है, किसके घर पे पुलिस आई है। तो ये संदेह जो है वो संदेह उत्पन्न होता है किसके मन में, उस विदूषक के मन में। और विदूषक कहता है कि तन न खल्वल्पेन कार्येण भवितव्यम, भाई तब तो कोई साधारण कार्य नहीं होगा, जरूर कोई बहुत बड़ा काम होगा जिस काम के कारण चारुदत्त को बुलाया गया है, न्यायालय कोर्ट में बुलाया गया है। मित्रों, हम अपने इस व्याख्यान को आगे भी लगाए रखेंगे, बनाए रखेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।